हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटिक्स स्टडीज पे। मैं हूँ आर.के. सिंह और हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बोले तो FEEE। एंड हम लोग बात कर रहे थे यूनिट, कौन से यूनिट पे? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट पार्ट को ख़त्म कर दिए थे एंड मैग्नेटिक सर्किट को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए थे। बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ मैग्नेट, देन मैग्नेटिक पोल के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक मैग्नेटोमोटिव फोर्स, देन मैग्नेटाइजिंग फोर्स, रिलक्टेंस, परमियंस, परमिएबिलिटी। तो बहुत सारे कंसेप्ट अब तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो फिर डेफिनेटली देख लीजिएगा, क्योंकि आज से हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए आपको प्रीवियस कंसेप्ट थोड़ा बहुत चाहिए, तो फिर प्रीवियस क्लासेस देखना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा FEEE प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट चले जाएंगे प्लेलिस्ट में, एंड प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएगा, वहाँ से बिल्कुल देख लीजिएगा। ठीक है, चलो तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन उससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता क्या है? जब हम लोगों ने मैग्नेट के क्लासिफिकेशन देखे थे, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, वहाँ पे दो टाइप्स देखे थे। मेनली क्या था? दो टाइप था। ठीक है, मैग्नेट, ये मैग्नेट हो गया। मैग्नेट के दो टाइप, एक तो आपका नेचुरल एंड दूसरा था आर्टिफिशियल। ठीक है, ओके। नेचुरल जो कि नेचुरली मिलता है, पत्थर जैसा मिलता है, उसमें थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है। ये बहुत ही वीक टाइप ऑफ मैग्नेट होता है, बहुत ही कमज़ोर टाइप ऑफ मैग्नेट होता है। लेकिन हम लोग जो अपने हिसाब से अपने काम के लिए बनाते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, एंड ये होता है मैन मेड, इसको हम लोग खुद से बनाते हैं। तो इसका भी दो टाइप्स था, एक परमानेंट, ठीक है, परमानेंट एंड दूसरा था टेम्पोररी। ठीक है, टेम्पोररी। एक परमानेंट नेचर का होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा काला वाला जो चुंबक होता है ना, ठीक है, जो कि डीसी, छोटे छोटे डीसी मोटर में या फिर स्पीकर के पीछे जो रहता है, वो वाला काला मैग्नेट, वो होता है परमानेंट नेचर का। ठीक है, परमानेंट नेचर का होता है, क्योंकि उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो परमानेंटली रह जाता है। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ टेम्पोररी, तो टेम्पोररी जैसे कि होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जब तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते रहेंगे तब तक वो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना बंद कर दिए तो वो नॉर्मल हो गया, वो अब मैग्नेट नहीं है। ठीक है, तो दिस आर द टेम्पोररी मैग्नेट्स। एंड ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है ये एक्चुअली टेम्पोररी मैग्नेट्स है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब तक वो मैग्नेट है, बंद कर देंगे तो वो भी मैग्नेट नहीं रहेगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग कैसे बनाते हैं? ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आप सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे बनाया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे बनाया जाता है? देखो, मैंने सबसे पहले एक तार लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर। तो ये मेरा तार हो गया। ओके, इस तार के एक छोर को एंड इस छोर को मैं क्या कर रहा हूँ, एक बैटरी के साथ जोड़ दे रहा हूँ, दैट इज़ प्लस एंड ये है माइनस। तो इसको अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा ऐसे, तो इसके थ्रू क्या होगा? करंट फ्लो होगा। ठीक है, बैटरी को अगर हम लोग ये क्लोज सर्किट बना देंगे, क्योंकि देखो ये मैंने इस पूरे वायर को क्लोज कर दिए हैं, ये सर्किट हमारा क्लोज सर्किट है, तो इसके थ्रू करंट फ्लो होगा। एंड ये जो वायर है इसके नज़दीक, ठीक है, ये बनाएगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड। इसके आसपास इस वाले जगह पे अगर छोटे छोटे लोहे के टुकड़े रख देंगे ना, तो ये थोड़ा सा उसको डिफ्लेक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू करंट फ्लो होने की वजह से इसमें आ गया है क्या? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। ठीक है, एंड इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि अब इस तार को हम लोग ऐसे सिंपल ना रख के उसको कॉइल का आकार देते हैं। उसको हम लोग क्या किए हैं, उसको ऐसे हम लोगों ने कॉइल के आकार दे दिए हैं, ऐसे कॉइल बना दिए हैं।
तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा करंट की वजह से वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। एंड इसको हम लोग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कैसे कैसे देखो, हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पहले तो आप लोग एक मैग्नेटिक मटेरियल ले लीजिए। मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ले रहा हूँ आयरन, ये आयरन का एक छोटा सा रॉड है, ठीक है। अब इस रॉड में मैंने इलेक्ट्रिक वायर को टाइट से, बहुत ही टाइट से ऐसे ऐसे करके इसको यहाँ पे लपेट दिया, ठीक है, ऐसे मैंने इसको लपेट दिया। ओके, तो ये तार का दो छिरा आ गया, ठीक है, एक आपका ये एंड, एक ये एंड। इसमें अगर मैं वोल्टेज देता हूँ प्लस माइनस, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता हूँ, तो ये जो पूरा मैग्नेटिक मटेरियल है, ये जो आयरन का रॉड है, अब ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नेट में। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इसके तुलना में और भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये वाला एग्जांपल आप लोगों ने बचपन में करा होगा, एक पिन लेके आप लोगों ने ऐसे करके देखा होगा, बचपन में हम लोगों ने सीखा था, ठीक है ना। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एंड ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत तरह के होते हैं, बहुत शेप के बनाते हैं, कहीं कहीं यू शेप का भी बनाया जाता है, ठीक है, यू शेप का, ऐसे यू शेप का, ठीक है। एंड बार मैग्नेट भी बनाया जाता है। ये सोलिनॉइड का हम लोग मटेरियल भी चेंज करते हैं, आयरन की जगह पे कोबाल्ट लेते हैं, निकेल लगाते हैं, तो वो अपने हिसाब से जिस काम के लिए यूज़ करेंगे उस काम के लिए हम लोग अपने हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो दिस आर द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर हम लोग कैसे बढ़ाते हैं, बिल्कुल इस तरह से। तो 3 केसेस मैंने दिखाए हैं। अभी अगर हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के 3 प्रॉपर्टी है, 3 तरह के प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टीज में आपका आ जाएगा, पहला तो हो गया अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बोले तो आकर्षण करने का क्षमता, ठीक है। तो देखो, क्योंकि ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक मटेरियल को अपने तरफ वो खींच सकता है, सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल को, उसके साथ साथ अनलाइक पोल्स को भी वो अपने तरफ खींच सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट बनाए हैं, ये हमारा एक रॉड है, तो ठीक है, एंड इसमें मैंने ऐसे क्या तार को लपेट के इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिए हैं। तो क्योंकि ये मैग्नेट है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या फिर परमानेंट मैग्नेट हो, मैग्नेट का 2 पोल रहता है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है। चलो, तो अभी मैं मान लेता हूँ नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। ये जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, ये भी डिपेंड करता है आप लोग किस तरह से करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोगों ने इसको करंट इस तरह से प्रोवाइड किए हैं ताकि ये जो सिरा है ये आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोगों ने बनाए हैं, ये फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को अपने तरफ खींचेगा, लोहा को अपने तरफ खींचेगा, कोबाल्ट, निकेल, ये सभी चीज़ों को अपने तरफ खींचेगा। उसके साथ साथ क्या, वो अनलाइक पोल्स को भी खींचेगा। जैसे कि ये साउथ पोल हो गया, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग दूसरा परमानेंट मैग्नेट लाते हैं जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसको भी ये खींचेगा, ठीक है। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी है आपका रिपल्सिव प्रॉपर्टी, रिपल्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये रिपल्सिव प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेट है वो लाइक पोल्स को रिपल्स करता है, रिपल्स बोले तो वो धक्का देता है बाहर की तरफ। अब देखो, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अगर यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा मैग्नेट रख देंगे, इस तरह से मैग्नेट को रखेंगे ताकि ये साउथ पोल हो गया एंड ये नॉर्थ पोल हो गया, तो यहाँ पे दोनों पोल क्या है, सिमिलर पोल है, मतलब लाइक पोल है, तो लाइक पोल को क्या करेगा, वो बाहर की तरफ धक्का देगा। तो ये वाला भी प्रॉपर्टी होता है। एंड तीसरा है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट का डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होता है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोले तो डायरेक्शन दिखाना, ठीक है। कोई भी मैग्नेट ले लीजिए, वो एक ही डायरेक्शन दिखाता है, नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कुछ इस तरह का डायरेक्शन दिखाता है, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो ये तीनों प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, ठीक है दोस्तों।
चलो, तो अब हम लोग देख लेते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ओके, इसको फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सबसे पहला क्या है, हम लोग एम्पलीफायर में इसको इस्तेमाल करते हैं। एम्पलीफायर्स क्या होता है ये आप लोग जानते होंगे। साउंड सिस्टम तो देखा होगा, डीजे वीजे, वहाँ पे एम्पलीफायर जो मशीन रहता है, दैट इज एम्पलीफायर्स। ओके, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, छोटे से सिग्नल को वो लार्ज बना देता है, उसी को हम लोग एम्पलीफाई करते हैं। वो अभी सिग्नल का हो सकता है, वो टावर भी हो सकता है, वो आपका लाउड स्पीकर डीजे का मशीन भी हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें क्या करता है, एम्पलीफायर्स क्या करता है, सिग्नल को वो इंक्रीज करा देता है। छोटा सा सिग्नल आप लोगों ने दिए, एम्पलीफायर वो उसको लार्ज कर देगा। ओके, ये होता है एम्पलीफायर्स। तो एम्पलीफायर्स में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपको जैसे कि कॉलिंग बेल हो गया, कॉलिंग बेल, डोर बेल जो होता है, घर में हम लोग डोर बेल बजाते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर्स, ठीक है, एंड जनरेटर्स, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ठीक है, जैसे कि खास करके इंडक्शन मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो कंसेप्ट है इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ किया जाता है। एंड अगर मैं मेडिसिन लाइन पे कहूँ, डॉक्टरी लाइन पे, एमआरआई मशीन जो होता है, ठीक है, एमआरआई मशीन, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। एमआरआई मशीन क्या होता है, जो सीटी स्कैन कराते हैं ना, जहाँ पे खोपड़ी का स्कैन कराने के लिए जो मशीन होता है, एक बहुत ही बड़ा सा मशीन, कुछ इस तरह का मशीन होता है, ये ऐसा कुछ मशीन होता है। ठीक है, यहाँ पे लेटना होता है। ओके, यहाँ पे बेड रहता है, एंड ये बेड धीरे धीरे इस होल पे ये चला जाता है। ठीक है, गुफा के जैसा रहता है, वो अंदर चला जाता है, धीरे धीरे अंदर बाहर ऐसे करेगा एंड पूरा स्कैन हो जाएगा। तो इसमें ये पूरा होल में क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, ओके, एंड पांचवें में हम लोग देखेंगे जो आपका रिले होते हैं, कंट्रोल स्विचेस, ठीक है, एंड रिलेस। ओके, ये रिले जो है दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। आप लोग अगर इलेक्ट्रिकल लाइन में हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहे हैं, तो आपको रिले बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिलेगा। रिले, ठीक है, रिले का इस्तेमाल बहुत जगह पे किया जाता है, खास करके इन्वर्टर्स पे। ओके, इन्वर्टर्स में रिले का इस्तेमाल किया जाता है। रिले क्या करता है, स्विच कर देता है करंट को, ठीक है, कनेक्शन को वो स्विच कर देता है, ऑटोमेटिकली स्विच कर देता है। जैसे कि इन्वर्टर में क्या होता है, करंट जब तक है, इलेक्ट्रिसिटी जब तक है, तो वो बैटरी को चार्ज करता है, एंड करंट अगर कट हो गया, मतलब लोड शेडिंग हो गया, तो वो बैटरी से करंट देता है, पूरे घर को सप्लाई देता है। ठीक है, तो ये जो ऑटोमेटिक कट हो रहा है, बैटरी से करंट, करंट से बैटरी, बैटरी से करंट, करंट से बैटरी, ये कौन करता है, रिले करता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये रिले कर देता है। रिले में यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, तो रिले का कंसेप्ट मैं अलग से आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आपके सिलेबस में एक्स्ट्रा से रिले है तो फिर समझाऊंगा, अदरवाइज़ आप लोग थर्ड सेमेस्टर में या फिर फोर्थ सेमेस्टर में इसको अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। इसको लेके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं। ठीक है ना, चलो, तो ये पांचवा हो गया। एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी हम लोग करते हैं इस्तेमाल इसका। ट्रांसपोर्टेशन में जो कार में जो हॉर्न्स होते हैं, वहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके, एंड और एक लिख लेते हैं, जैसे कि इंडक्शन कुकर, इंडक्शन हीटर्स, चलो ये हीटर लिखता हूँ मैं, इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। ओके, एंड ये हो गया एचडीडी। एचडीडी बोले तो हार्ड डिस्क,
ठीक है। हार्ड डिस्क जो आपका कंप्यूटर में होता है, हार्ड ड्राइव जिसको हम लोग हार्ड ड्राइव करते हैं, चाहे वो 500 GB का हो, 1 TB का हो, 2 TB का हो, जो हार्ड ड्राइव्स होते हैं ना, ओके, वो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका यूजेस। अभी हम लोग बात करेंगे कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही जल्दी हीट हो जाता है, ठीक है, ये बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं। परमानेंट मैग्नेट हीट नहीं होता है, उसको हीट कराने के लिए बहुत मेहनत है, ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अपने आप जल्दी जल्दी हीट हो जाते हैं। क्यों हीट हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं ना, ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी हीट हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे जो मोटर्स है, जैसे कि आपके घर में जो मोटर है, पंप, ठीक है, टैंक की फुल कराने के लिए, पानी देने के लिए जो पंप यूज़ करते हैं, उसको आप लोग कुछ मिनट तक चलाइए, ऑन करके रखिए, उसको चलने दीजिए, ठीक है, एंड उसको बंद करके आप लोग उसको टच करेंगे ना, तो देखिएगा वो हीट हो गया है, वो आपका हीट हो जाता है, जल्दी से हीट हो जाते हैं। एंड इन केस ऑफ डीसी मोटर्स, जो छोटे डीसी मोटर्स हैं, उसके अंदर जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, उसको आप लोग चाहे जितने भी चलाइए, वो इजीली हीट नहीं होता है, बहुत देर तक चलाने के बाद वो थोड़ा सा हीट हो जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो भी चीज़ें बने हैं वो जल्दी जल्दी हीट हो जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। तो पहला डिसएडवांटेज है दे हीट अप वेरी फास्ट, बहुत जल्दी वो हीट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा है दे कंज्यूम लॉट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेट को चलाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है लॉस होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वो कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। दे कंज्यूम लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी ये आपका कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। एंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो एनर्जी को स्टोर भी कर सकता है, ठीक है। सो दे कैन स्टोर लार्ज एनर्जी in the form of मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के आकार में वो बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रख सकता है, ठीक है, ओके। देखो जैसे कि हम लोग इस ये मैग्नेटिक मटेरियल पे हम लोगों ने ऐसे क्या तार को लपेटे हैं, तार में हम लोगों ने सप्लाई दिए हैं प्लस माइनस, ठीक है, जिसकी वजह से इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है एंड ये मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। तो इन दैट केस ये मैग्नेटिक फील्ड के आकार में कुछ एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जब हम लोग अचानक से सप्लाई को बंद कर देंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करके रखे हैं उसको तब यूज़ करेगा, तब भी वो थोड़ा सा मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। थोड़ा सा अगर करंट कट भी हो जाता है, ठीक है, करंट को हम लोग बंद भी कर देते हैं सप्लाई, तो भी वो उस एनर्जी को यूज़ कर सकता है जो कि वो सेव करके रखा है फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। तो ये है हमारा तीसरा डिसएडवांटेज। तो दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, अभी बहुत ज़्यादा हम लोग उसको यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, उतना यूजेस में आप लोग बता नहीं सकता, बताते बताते क्लास ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्लास ही बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यूजेस, ये कुछ यूजेस है जो कि आप लोगों को याद रखना है। चलो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो दोस्तों अभी अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड क्या है इसका कंसेप्ट,
बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे एंड दो लॉस को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड। एक तो आपका फैराडेस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड दूसरा है लेंज लॉ। दोनों ही लॉ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है जैसे कि राइट द फैराडेस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट द लेंज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इस तरह के सवाल डायरेक्टली पूछा जा सकता है। 2 से 3 मार्क का होगा सवाल, तो आपको डायरेक्ट लॉ लिख देना है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में समझेंगे। ठीक है, एंड फैराडेस लॉ का कंसेप्ट पूरी तरह से समझेंगे। जो भी आपको याद करने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको लिखा दूंगा, वो आपको याद करना है। बाकी कंसेप्ट अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, अगर आप लोग कंसेप्ट समझ जाते हैं तो याद चुटकी में हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो ये जो कहानी है इंडक्शन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कहानी है वो स्टार्ट होता है ओरेस्टेड जी के एक एक्सपेरिमेंट से। ओरेस्टेड जी एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या करा, एक तार लिया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर या फिर कंडक्टर भी हम लोग उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तार है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो सकता है। तो ये तार उन्होंने लिया एंड इस तार के इस बिल्कुल बाजू में एक कंपास रख दिया। अब कंपास किस लिए यूज़ होता है बोलो, कंपास में क्या रहता है, मैग्नेट रहता है, वो दिशा बताता है हमें। कौन सा दिशा बताएगा, नॉर्थ एंड साउथ, ये दोनों दिशा वो बताएगा क्योंकि वहाँ पे मैग्नेट होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन पे बिल्कुल तार ऐसे खुला है। ठीक है, कॉम्पास यहाँ पे रख दिया, तो कॉम्पास जो है वो ये दिशा दिखा रहा है। ठीक है, कौन सा दिशा दिखा रहा है, ये दिशा, मतलब इधर नॉर्थ, इधर साउथ एंड इधर ईस्ट होगा तो इधर वेस्ट होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये दिशा दिखा रहा है नॉर्मल कंडीशन पे। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या करा कि ये जो तार का जो टर्मिनल्स है, ठीक है, ये जो 2 एंड पॉइंट है, इसको उन्होंने पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये बैटरी हो गया, बैटरी आपका 12 वोल्ट का भी हो सकता है, 6 वोल्ट का भी हो सकता है, तो बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब ये सर्किट जो है वो कौन सा सर्किट बन गया, क्लोज्ड सर्किट। यहाँ पे कहीं पे भी गैप है नहीं है, तो ये क्लोज सर्किट हो गया। तो इसके थ्रू क्या होगा, इसमें क्या है, पावर सप्लाई है, ये क्लोज सर्किट है, तो फिर यहाँ पे करंट फ्लो होगा, इस वायर के थ्रू, इस तार के थ्रू करंट फ्लो होगा। एंड जब उन्होंने इसको कनेक्ट किया था तब से ये जो कॉम्पास है ये अलग दिशा बता रहा है। ठीक है, पहले नॉर्मल कंडीशन पे ये दिशा बता रहा था। ठीक है, ये दिशा बता रहा था, अब वो क्या है, वो दूसरी दिशा बता रहा है, वो इधर दिखा रहा है या फिर इधर दिखा रहा है, लेकिन दूसरा दिशा दिखा रहा है। ठीक है, जब से उन्होंने कनेक्ट कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसके ये एक्सपेरिमेंट के पूरा कंक्लूजन उन्होंने ये बताया, आखिर में उन्होंने ये बताया कि अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू हम लोग करंट को फ्लो कराएंगे तो उस कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, चुंबक का फील्ड एक जनरेट होता है एंड कंडक्टर चुंबक जैसा बिहेव करता है। तो देखो यहाँ पे जब उन्होंने कनेक्ट किया तो ये तार के चारों ओर क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ एंड ये कंपास कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड के पास है। तो इसके ऊपर तो प्रभाव आएगा ना मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को प्रभाव तो देता है ना, वो इधर रिपल्स करेगा, उसको धक्का देगा या फिर अपने तरफ खींचेगा, कुछ तो करेगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ है करंट की वजह से, ये इसको डिफ्लेक्ट कराएगा एंड इसी के वजह से ये अलग दिशा बता रहा था। ठीक है ना, तो एज ए कंक्लूजन हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा बोलो, हमें मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं, किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट को फ्लो करा दो, बस हो जाएगा। एंड इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट
इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया जाता है। एक सोलोनॉइड, जैसे कि ये लोहे का रॉड हो गया, इसमें हम लोगों ने तार को लपेट दिया, करंट दे दिया, बस ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, चुंबक जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है ना, करंट फ्लो कराओ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। एंड कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो तो मैंने आप लोगों को बताए हैं। अगर सिर्फ वायर हमारा सीधा वायर है तो बहुत ही कम आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अगर उसको ऐसे कॉइल में हम लोगों ने कर दिए हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड अगर एक सोलेनोइड में हम लोगों ने टाइट करके ऐसे किए हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है चलो, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे, कंसेप्ट कहाँ से आया, ये हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है ना, अब सवाल ये है कि हम लोग करंट फ्लो करा के अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं तो इसका उल्टा कर सकते हैं क्या, मतलब उल्टा बोले तो, रिवर्स बोले तो क्या, मैग्नेटिक फील्ड के सारे करंट को हम लोग जनरेट कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो ये सवाल आया कुछ इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड के सहारे क्या हम लोग करंट जनरेट कर सकते हैं, ये हो गया सवाल। ओके, एंड इसका आंसर किसने दिया, फैराडे जी ने। इसका आंसर फैराडे जी ने दिया, यस वी कैन जनरेट करंट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग करंट जनरेट कर सकते हैं, वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। एंड कितना कर सकते हैं उसका फॉर्मूला भी उन्होंने दे दिया, लेकिन उन्होंने एक चीज़ नहीं दिया, डायरेक्शन। ये जो करंट जनरेट होगा इसका डायरेक्शन कैसा होगा, कौन से दिशा में ये फ्लो होगा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे ये इस दिशा में होगा या फिर इस दिशा में फ्लो होगा, वो बता नहीं सके। वो किसने बताया, लेंज जी ने। लेंज जी ने वो डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर करके दिया कि किस दिशा में फ्लो होगा करंट का दिशा क्या होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए लेंज लॉ एंड फैराडे लॉ दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया कहानी। अब हम लोग चले जाते हैं टॉपिक पे। अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या देखेंगे, डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है ना, एंड दोस्तों मैं थोड़ा सा स्टोरी टाइप में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है स्टोरी टाइप में ज़्यादा याद रहता है। एंड अगर मैं बिल्कुल किताबी लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल यूज़ करूँगा तो फिर आप लोगों के लिए याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड ऐसा मैं नहीं चाहता, जितना भी सीखेंगे ईजी में सीखेंगे एंड इफेक्टिव वे में सीखेंगे। ठीक है, इफेक्टिव, जो नॉलेज इफेक्टिव रहेगा वही काम का नॉलेज है। ठीक है, अदरवाइज कोई काम का नहीं। चलो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है अब समझो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के सहारे वोल्टेज को इंड्यूस करते हैं, वोल्टेज जनरेट करते हैं। दैट इज द प्रोसेस। सिंपली अगर मैं बताऊं तो यही है इसका डेफिनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखा हूँ तो डेफिनेशन थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से लिखाता हूँ, जैसे कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ प्रोसेस। ठीक है, या फिर इसको इंडक्शन भी हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट, इज अ प्रोसेस in which a conductor in which a voltage is generated or induced लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अ वोल्टेज इज इंड्यूस, वोल्टेज को हम लोग ईएमएफ लिख सकते हैं, ईएमएफ तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ईएमएफ इज इंड्यूस बाय कीपिंग अ कंडक्टर at a particular position and moving magnetic field.
फील्ड, ठीक है। एक कंडक्टर को एक ही जगह पे रखेंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या करेंगे, मूव कराएंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मूव कराएंगे और हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को स्टिल रख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को एक ही जगह पे रख सकते हैं, कंडक्टर को हम लोग मूव करा सकते हैं, ठीक है। और मूविंग द कंडक्टर and keeping the magnetic field at a particular position, ठीक है। ओके, the EMF generated is known as induced EMF, ठीक है, induced EMF, and if circuit is closed, the current flowing through 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 the circuit is known as क्या, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 3 डेफिनेशन एक ही बार में लिखा दी। एक तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, अभी डेफिनेशन देखो थोड़ा सा एंड थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, मैं बाकी आपको समझाता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बोलो, ईएमएफ को जनरेट करते हैं, किसके सहारे, मैग्नेटिक फील्ड के सहारे। एंड ये प्रोसेस कैसे किया जाता है, ये काम कैसे किया जाता है, एक कॉइल को ले लीजिए, ठीक है, एक कॉइल को आप लोग एकदम एक पोजीशन पे रख दीजिए, उसके आजू बाजू में आप क्या कीजिए, मैग्नेट को मूव कराइए, मैग्नेटिक फील्ड को मूव कराइए, तो उसमें वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है। एंड और एक उपाय है कि आप लोग मैग्नेट को ही यहाँ पे रख लीजिए, एक जगह पे मैग्नेट को रख लीजिए एंड एक तार का कॉइल आप लोग इसके चारों ओर घुमाइए, तो भी क्या होगा बोलो, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंडक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के सहारे ईएमएफ जनरेट करना। एंड जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या इंड्यूस हो रहा है, क्या जनरेट हो रहा है, बोलो, इंड्यूस बोले तो जनरेट, ठीक है, क्या जनरेट हो रहा है, ईएमएफ, तो इसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। एंड अगर सर्किट को, कॉइल को हम लोग किसी क्लोज कर देंगे तो कॉइल के थ्रू एक करंट होगा, कॉइल में क्योंकि वोल्टेज जनरेट हो रहा है एंड उसको हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं तो उसमें करंट फ्लो होगा, एंड जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि वो इंडक्शन के वजह से आया है, ठीक है ना। चलो, तो अब ये तो आप लोग लिख लेंगे, अभी आप थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक कॉइल को कुछ इस तरह से रखा, चलो ये हमारा कॉइल है, ये कॉइल के टर्मिनल है, ठीक है, कॉइल के टर्मिनल है। कॉइल के टर्मिनल में हम लोगों ने क्या रखा, अभी वोल्टेज को चेक करने के लिए हमें वोल्ट मीटर चाहिए, वोल्ट मीटर के साथ इसको हम लोगों ने जोड़ दिए। मतलब यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी वोल्टेज जनरेट होगा, थोड़ा सा भी वोल्टेज आएगा तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कितना हो रहा है, ठीक है। ये मीटर है, वोल्ट मापने का मीटर, वोल्टामीटर, ओके। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार मैग्नेट हम लोगों ने लिए हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। इस मैग्नेट को हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस कॉइल के थ्रू अंदर से हम लोग इस पार से उस पार ले जा रहे हैं, बार बार ले जा रहे हैं, ठीक है, बार बार हम लोग ले जा रहे हैं। जब हम लोग इसको ले जाएंगे, इसके थ्रू उस पार ले जाएंगे तो यहाँ पे फ्लैक्चुएशन देखने को मिला, मतलब थोड़ा सा वोल्टेज जनरेट हुआ, ओके। और भी जल्दी हम लोग ले जा रहे हैं तो ये जो वोल्टेज और भी जनरेट हो रहा है, ठीक है, और भी जनरेट हो रहा है। स्लो मोशन में हम लोग ले जा रहे हैं तो क्या होगा, स्लो मोशन में हम लोग क्या
इसको अगर इस पार से इस पार ले जाएंगे तो थोड़ा सा कम वोल्टेज डेवलप होगा। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉइल को इस कंडक्टर को एक ही प्लेस में रखा है एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, इससे हमारा वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ, ठीक है। दूसरा बात ये है कि हम लोगों ने अब मैग्नेट को ही क्या नॉर्थ एंड साउथ इसको हम लोग ने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। एंड कॉइल को हम लोग ऐसे क्या करें, मूव करें, इधर से इधर ले जाएंगे कॉइल को, ठीक है। ये जो मैग्नेट है ये इसी पोजीशन पे रहेगा एंड इस कॉइल को हम लोग इस तरफ से इस तरफ बार बार इस तरफ से इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। एंड उसकी वजह से इस कॉइल में फिर से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। चाहे हम लोग कॉइल को रेस्ट में रख के चुंबक को मोशन में लाएंगे तो भी वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। चाहे हम लोग मैग्नेट को स्थिर रख के, ठीक है, कॉइल को मूव कराएंगे तो भी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है ना। ओके, एंड कितना होगा ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कितना ईएमएफ कितना वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है। तो ये है इंडक्शन का कंसेप्ट। इंडक्शन हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के सहारे हम लोग वोल्टेज इंड्यूस करते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। अभी हम लोग फैक्टर को देखने वाले हैं, कौन से वो फैक्टर है जिसके ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। जो वोल्टेज जनरेट होगा वो ज़्यादा होगा, कम होगा, कैसा होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सभी फैक्टर्स अभी देखेंगे, ठीक है। बाकी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में आ गया है तो बेहतर है, बहुत अच्छा। चलो अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिए, ये वाला पार्ट को, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। या फिर जो लिखाया हूँ मैं उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ लीजिए, समझ के पढ़ लीजिए, तो भी मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा आपको। फैक्टर्स ऑन व्हिच इंडक्शन डिपेंड्स, ठीक है। कौन से फैक्टर्स, सबसे पहला नंबर ऑफ कॉइल्स, ठीक है। जो कंडक्टर हम लोगों ने लिए हैं उसका कितना कॉइल हम लोगों ने बनाए हैं, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न 4 टर्न, जितना ज़्यादा टर्न्स होगा कॉइल का उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। सो वी कैन से इंड्यूस्ड EMF is directly proportional to number of turns, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ओके। जितना कॉइल का टर्न्स जितना होगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल द ग्रेटर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। ये है पहला फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। जैसे देखो ये यहाँ पे एक कॉइल है, सिर्फ ओनली 1 कॉइल, ये एक कॉइल है एंड यहाँ पे हम लोगों ने क्या किए हैं, इस कॉइल को ऐसे 10-15 बार ऐसे लपेटे हैं, इसका 2 पॉइंट ये आ गया, ठीक है। सेम मोशन के साथ सेम वेलोसिटी के साथ एक मैग्नेट को इधर से इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे जो इंड्यूस होगा वो E1 मान लेते हैं एंड सेम मैग्नेट सेम वेलोसिटी के साथ इसको इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे E2 आया है, ठीक है। सो वी कैन से इस फॉर्मूला के सारे हम लोग बता सकते हैं E2 इज ग्रेटर देन E1, ठीक है। यहाँ पे कम EMF इंड्यूस होगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉइल्स नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा, ज़्यादा वोल्टेज क्रिएट होगा, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया पहला चीज़, पहला फैक्टर। अभी दूसरा फैक्टर देख लेते हैं। दूसरा फैक्टर है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंड्यूस्ड EMF is directly proportional to change in magnetic field। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के सारे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा उतना ही ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है ये मैंने आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है प्रीवियस क्लास तो ये आप लोगों का गलती है। मैंने आप लोगों को कहा है कि प्रीवियस क्लासेस देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखो, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा कंडक्टर उतना ही ज़्यादा इंड्यूस EMF होगा, वोल्टेज उतना ही ज़्यादा जनरेट होगा। जैसे कि मान लेते हैं हम, ओके, यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक ही कॉइल, ओनली वन कॉइल लेते हैं, ये हमारा वन कॉइल हो गया। इसको हम लोग कुछ इस सिस्टम में रखे हैं कि इसके थ्रू आपका 100 फ्लक्स जा रहा है, 100 फ्लक्स, ठीक है। एंड दूसरा केस में हम लोगों ने ऐसे कॉइल रखा, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग 1000 फ्लक्स को पार कर रहे हैं। बाकी चीज़ें सेम है, सिर्फ फ्लक्स यहाँ पे 100 है, यहाँ पे क्या है 1000 फ्लक्स। तो इन दैट केस यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा है, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि इसके थ्रू 1000 फ्लक्स जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा चेंज हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, इसकी तुलना में तो कम हो रहा है, बहुत 10 गुना कम, 10 टाइम यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कम EMF इंड्यूस होगा, इसमें ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उतना ज़्यादा आपका EMF इंड्यूस होगा। मतलब अब इसको जनरेटर के सारे समझिए, जनरेटर को अगर हम लोग धीरे धीरे घुमाएंगे तो कम बिजली उत्पन्न होता है, अगर उसको बहुत ही फास्ट तेज़ी गति में हम लोग उसको घुमाएंगे तो ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा। तेज़ी गति में घुमाने की मतलब क्या है बोलो, हम लोग जनरेटर को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से घुमा रहे हैं, उसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कट हो रहा है, बहुत फास्ट कट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जनरेटर में क्या होता है बोलो, जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर का अगर मैं बताऊं तो कुछ कंसेप्ट इस तरह सा होता है, ऐसे चुंबक रहता है, इधर नॉर्थ मान लेते हैं, साउथ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे कॉइल को रखते हैं, ठीक है, ऐसे कॉइल, एंड इस कॉइल को हम लोग ऐसे घुमाते हैं, ये कॉइल को हम लोग ऐसे ऐसे घुमाते हैं, घूमता है ना, जनरेटर में एक बीच वाला जो सैफ्ट होता है वो घूमता है, उसमें रहता है कॉइल, ठीक है। अब कॉइल को हम लोग घुमा रहे हैं, दोनों तरफ क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, एंड मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे क्या होता है, ऐसे फ्लक्स जाता है, ऐसे ऐसे फ्लक्स जाता है, ऐसे ऐसे फ्लक्स जाएगा, ठीक है ना। तो जितनी बार ये घूमेगा उतनी बार वो क्या फ्लक्स को काट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा मतलब इंड्यूस EMF होगा। अब जोर जोर से घुमाएंगे, ज़्यादा तेज़ी से घुमाएंगे तो ज़्यादा कट होगा, ज़्यादा चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा। अगर धीरे घुमाएंगे तो कम होगा, तो कम वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है ना। यही कंसेप्ट है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो दिस आर द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिपेंड्स। ये दोनों फैक्टर्स आपको याद रखना है। कैसे 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 डिपेंड करता है, दोनों ही प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ कॉइल्स अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, जो टर्न्स है वो ज़्यादा होगा तो फिर EMF भी ज़्यादा इंड्यूस होगा, अगर कम है तो EMF भी कम होगा, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग नेक्स्ट में चले आते हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज के 2 लॉ हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हेडिंग डाल लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, तो मैंने अभी आप लोगों को यूजेस नहीं बताए हैं, ठीक है। इंडक्शन का यूजेस क्या है वो पहले आप लोग लिख लीजिए। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस सबसे पहला, ठीक है। इंडक्शन का जो AC जनरेटर होते हैं, AC जनरेटर जिसमें से AC जनरेट होता है वो आपका इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जनरेटर का एक डायग्राम दिया ना, तो वो आपका AC जनरेटर का डायग्राम है। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज AC जनरेटर। AC जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल
ऑफ इंडक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, ये दिख नहीं रहा है, इधर इसको लिख लो इंडक्शन। ओके, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, जो ट्रांसफॉर्मर है, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स is on the basis of electromagnetic induction, ठीक है। दिस इज द सेकेंड। थर्ड क्या है, जो मैग्नेटिक फ्लो मीटर होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लो मीटर वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, ठीक है। तो फिलहाल ये तीनों एप्लीकेशन आप लोग याद रखिए, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है तो उतने याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है, हम लोग 2 या 3 ही लिखते हैं, ठीक है, तो 3 ही याद रखने से काफ़ी, ठीक है। बाकी आप लोग और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है तो उतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए अगर आपको याद रखना है तो 2 से 3 याद रखना होता है। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा इंडक्शन का कंसेप्ट खत्म। अभी हम लोग फैराडेस लॉ में जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं हेडिंग लगा लेता हूं, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे जी क्या कहा, फैराडे जी ने ये कहा कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के सहारे करंट इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो कहानी में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और स्टेट जी आते हैं पहले, और स्टेट जी बताते हैं कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम लोग करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उसके बाद सवाल किया जाता है कि क्या हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के सहारे करंट इंड्यूस कर सकते हैं। तो फैराडे जी आते हैं, वो बोलते हैं हाँ हम लोग कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं उन्होंने ये भी बता दिया, इसका फॉर्मूला भी उन्होंने दे दिया, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ में उन्होंने ये बताया, अगर हम लोग किसी भी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है, उसमें अगर किसी भी कंडक्टर को रखते हैं तो उस कंडक्टर में क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, एक वोल्टेज जनरेट होता है। अगर हम लोग सर्किट को क्लोज कर देंगे तो एक करंट भी फ्लो होगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो पहले लॉ में उन्होंने बस इतना ही बताया, ठीक है। तो चलो पहला लॉ लिख लेते हैं। whenever a conductor a conductor is placed in a varying बोले तो जो चेंज हो रहा है, वैरिंग बोले तो जो चेंजेबल है, चेंज होता रह रहा है, ठीक है, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वैरिंग, चलो इसको अच्छी तरह से लिख देता हूं, FIELD फील्ड, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड EMF इज इंड्यूस्ड, ठीक है। जब हम लोग किसी भी वैरिंग जो कि चेंज होता है उस तरह के मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर को रखेंगे तो उस कंडक्टर में एक EMF इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। एंड इफ द सर्किट इज क्लोज्ड, a current
a current will flow. This current is known as induced current. ठीक है, ये हो गया हमारा फैराडे जी का पहला लॉ। बहुत ही सिंपल लॉ है, कुछ नहीं है, बस उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी चेंजेबल वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर को रखेंगे तो वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज। ठीक है, एंड अगर हम लोग सर्किट को क्लोज कर देंगे ना तो एक सर्किट के थ्रू एक करंट फ्लो होगा, जिस करंट को हम लोग कहते हैं इंड्यूस करंट। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल का कंसेप्ट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को वेरिंग कैसे करा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कैसे कर सकते हैं, तो इसके भी कुछ तरीके हैं। वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लॉ यहाँ से खत्म हो रहा है। ओके, लॉ में आपको ये लिखना है। अब हम लोग तरीका सीखेंगे किस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है, फॉलोइंग तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो, पहला, बाय रोटेटिंग द कॉइल relative to the magnet, ठीक है, मतलब मैग्नेट के रिस्पेक्ट में हम लोग कॉइल को क्या करेंगे, कॉइल को हम लोग घुमाएंगे। जैसे कि दिस इज द मैग्नेट एंड ये है कॉइल। ठीक है, ये है कॉइल, तो मैग्नेट को हम लोगों ने फिक्स रखा, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको ऐसे ले जा रहे हैं, बार बार ऐसे ले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ले जा रहे हैं बार बार ऐसे, तो क्या है कि हमारा कॉइल मोशन पे है, मैग्नेट क्या है, मैग्नेट फिक्स है, लेकिन फिर भी ये कॉइल मूवमेंट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। देखो, कॉइल जो है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। ओके, तो ये है पहला प्रोसेस कि हम लोग मैग्नेट को स्थिर रख के हम लोग कॉइल को क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं, तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। दूसरा प्रोसेस है, ठीक है, बाय मूविंग द कॉइल in or out by moving the coil in or out of the magnetic field, in or out of the magnetic field। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो, इन और आउट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक, ये हमारा मैग्नेट है, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अब मैंने कॉइल लिया, अब क्या कर रहा हूँ, पहले तो बाहर रख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड से ये बाहर है। ओके, फिर मैं इसको अंदर ले जा रहा हूँ, पास ले जा रहा हूँ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहा हूँ, फिर बाहर कर रहा हूँ, फिर अंदर ले जा रहा हूँ, फिर बाहर कर रहा हूँ, मतलब ऐसे है कुछ। देखो, ये मैग्नेट है तो इसके चारों ओर क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अब यहाँ पे मैंने कॉइल रखा, इस कॉइल को पहले बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, तो इससे क्या होता है, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता है। कॉइल के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, ऐसा फर्स्ट लॉ कहता है फैराडे जी का। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। अब और भी तरीका हम लोग देख लेते हैं, ये सभी तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग खुद से वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये आप लोग खुद से अपने घर में कर सकते हैं। कॉइल तो किसी भी तार का मिल जाएगा आपको, तो आपको छोटा सा एलईडी लेना है जो कम वोल्टेज में भी जलता है, या फिर अगर मल्टीमीटर है, वोल्टामीटर है, तो फिर वहाँ से भी आप लोग लगा सकते हैं। एक छोटा सा चुंबक चाहिए, एक तार चाहिए, एंड एक वोल्टामीटर या फिर छोटा सा एलईडी चाहिए। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद से कर सकते हैं, वोल्टेज कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो दूसरा, इसके बाद तीसरा जाते हैं, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग द
एरिया ऑफ कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने जो कॉइल को रखे हैं उस कॉइल का एरिया चेंज करके भी हम लोग फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज ये है एक दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है दिख रहा है, तो ये है हमारा मैग्नेट, ये है इसका फील्ड। ठीक है, अब इस फील्ड में हम लोगों ने क्या रखा है, एक तार का कॉइल रखा है। अरे भाई आजा थोड़ा सा, चलो इधर आ गया कॉइल, ये हो गया कॉइल। ठीक है, अब देखो ये कॉइल का एक फिक्स एरिया है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉइल के एरिया को बढ़ा दे रहा हूँ, मतलब ऐसा कर रहा हूँ, ऐसे 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 कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे। अब देखो इससे क्या हो रहा है, कॉइल का जो एरिया है वो बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो इससे भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। ओके, तो फिर फर्स्ट लॉ के अनुसार उससे भी क्या होगा, कंडक्टर में आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। ठीक है, तो ये है तीसरा। ओके, अभी चौथे पे चले जाते हैं। बाय मूविंग ए मैग्नेट, अब बाय मूविंग अ मैग्नेट, by moving a magnet in or out of the coil। ठीक है, अब कॉइल को हम लोगों ने फिक्स रखा है, मैग्नेट को क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल में बताया, ये हमारा कॉइल है। ठीक है, ओके, ये मैग्नेट है। अब मैग्नेट को हम लोग इसके अंदर ऐसे ले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे बाहर कर दे रहे हैं इधर, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेट को कॉइल के अंदर डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इससे भी क्या होगा, इससे भी मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इससे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो दिस आर द वे, ठीक है, दिस आर द वे जिससे हम लोग ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। तो जनरेटर में कौन सा यूज होता है बोलो, जनरेटर में आपका यूज होता है ये वाला, बाय रोटेटिंग द कॉइल रिलेटिव टू द मैग्नेट। जनरेटर में दोनों साइड में मैग्नेट रहता है, कॉइल को अंदर ऐसे घुमाया जाता है। ठीक है, इससे होता है इंड्यूस ईएमएफ, इससे जनरेट होता है वोल्टेज। तो पहला तरीका हम लोग एसी जनरेटर में अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके। एंड दूसरा ये जो तरीका है, ये पहले आता था, एक ज़माने में आता था, टॉर्च आता था। ठीक है, जिसमें एक कॉइल रहता था एंड एक मैग्नेट रहता था। तो अगर हम लोग ऐसे ऐसे करते, मतलब लाइट को ऐसे ऐसे करते, तो जो कॉइल है वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाता, मैग्नेट के बाहर अंदर आता, तो इससे इंड्यूस ईएमएफ होता एंड जो टॉर्च है उसका बैटरी चार्ज हो जाता। तो इस तरह का टॉर्च पहले मिलता था, अभी भी मिलता है। ठीक है, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, इसको भी हम लोग कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। एंड बाय मूविंग अ मैग्नेट, इसको भी हम लोग वैसे ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको भी वो लाइट के टॉर्च के केस में हम लोग यूज़ करते हैं एंड बहुत सारे जगह में यूज़ किया जाता है। तो दिस आर द वे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट लॉ। अभी सेकंड लॉ भी देख लीजिए। सेकंड लॉ, टाइम बहुत जा रहा है लेकिन नो प्रॉब्लम, 1 घंटा अगर आपको 5 से 1 घंटे की क्लास में अगर आपको 3-4 मार्क्स मिल जाए तो 1 घंटे की क्लास देखने में क्या जाता है बोलो। ठीक है, ये फैराडे जो लॉ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके सवाल, आपके जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, 99% चांसेस है। ठीक है, पूछा जाएगा फैराडे या फिर लेंज। अभी आप लोग को अगर आता है तो फिर आप लोग लिख पाएंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं लिख पाएंगे। दिस इज़ द कंसेप्ट। ठीक है, चलो अभी दूसरा लॉ भी लिख लेते हैं हम लोग, यहीं पे लिखते हैं दूसरा लॉ, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल, द इंड्यूस्ड ईएमएफ in a coil, the induced EMF in a coil is equal to the rate of change of flux, is equal to the rate of change of flux linkage, change of flux, sorry, linkage, LINKAGE, फ्लक्स लिंकेज। तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, जो वोल्टेज जनरेट होगा, वो कितना होगा, ये भी सेकंड लॉ हमें बता देता है। सेकंड लॉ से हमें ये पता चलता है कि कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा। ठीक है,
तो ये होता है आपका E इजिकल टू क्या होगा, वो होगा इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कितना फ्लक्स कट हो रहा है, कितना फ्लक्स पार हो रहा है। ओके, फ्लक्स बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोगों को पता होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसी को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसको फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब जितना फ्लक्स कट करेगा उसका जो रेट है, कितने टाइम में कितना फ्लक्स कट किया, तो उसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, तो वो होता है डी फाई बाई डी टी, मतलब टी टाइम में, डी टी टाइम में, एक स्मॉल सा टाइम में कितना फ्लक्स लिंक हुआ है, कितना फ्लक्स को कट किया है, इतना कट किया है, इतने नंबर ऑफ फ्लक्स को कट किया है। तो दिस इज द रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ओके, इसके साथ ई जो है आपका इक्वल होता है। एंड अगर हम लोग एक ही कॉइल की बात कर रहे हैं, एक ही टर्न है कॉइल में, सिर्फ एक ही टर्न है, तो फिर ये होगा फॉर्मूला। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब ऐसे ऐसे ये कॉइल है n नंबर, ऐसे हम लोग n टाइम्स घुमाए हैं, तो उसके लिए हम लोग n लगा देंगे एंड यहाँ पे एक सिंबल लगेगा माइनस। अब ये माइनस क्यों आता है, ये हम लोग समझेंगे लेंज लॉ में। ठीक है, मतलब थोड़ी देर में हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल, ठीक है, जो कि हमें फैराडेस लॉ से मिलता है। तो ये दोनों लॉ आप लोगों को पता होना चाहिए, दोनों लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इन दैट केस यू कैन राइट, आप लोग लिख लीजिए, ई इज द इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, एंड फाई इज द फ्लक्स एंड टी इज द टाइम। ठीक है, तो ये होता है। नेगेटिव साइन क्यों आता है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग, सॉरी दोनों लॉ जो है आप लोग लिख लीजिए। सेकेंड लॉ अगर आप लोग पूछा जाए, जब भी आपको फैराडेस लॉ पूछा जाए तो आपको ये वाला लिखना है, एंड ये वाला लिख के आपको ये फॉर्मूला तो डेफिनेटली आपको लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला लिख के ही आएगा, फॉर्मूला छोड़िएगा मत, वरना ये लॉ आपका इनकम्प्लीट हो जाता है। लॉ के साथ फॉर्मूला फ्री। ओके, चलो तो नेक्स्ट बात करेंगे अभी हम लोग क्या, लेंज लॉ के बारे में। ओके, लेंज लॉ, LENZ LAW। तो मैंने क्या बताया कि फैराडेस लॉ हमें क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड के सारे हम लोग ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं, करंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड कितना कर सकते हैं ये भी उन्होंने बता दिया सेकेंड लॉ के माध्यम से। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, वो किस तरह से फ्लो होगा, कौन से डायरेक्शन में वो फ्लो होगा। ठीक है, तो वो हमें पता चलता है लेंज लॉ से। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेंज लॉ। लेंज का एक ही लॉ है, बहुत ही सिंपल, एक ही बार में इसको मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो दोस्तों लेंज लॉ से हमें पता चलता है जो करंट इंड्यूस होगा इंडक्शन की वजह से, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, वो कौन से दिशा में फ्लो करेगा। ओके, जो कि हमें फैराडेस लॉ से पता नहीं चला। फैराडेस लॉ में सिर्फ इतना बताया गया है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसका फॉर्मूला उन्होंने दे दिया। तो फॉर्मूला हमें मिल गया है ऑलरेडी, हमें पता चल गया है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि करंट किस दिशा में फ्लो होगा। अब हम लोग जानने वाले हैं लेंज लॉ से। तो लेंज लॉ बहुत ही सिंपल एक लॉ है, ठीक है, लेकिन इसका जो लैंग्वेज है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना होगा। ठीक है, अदरवाइज इसको आप लोग याद नहीं रख पाएंगे। देखो सबसे पहले तो मैं लॉ लिख देता हूँ, द पोलरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड EMF is such that it tends to produce a current which which opposes the change of
मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। ठीक है, अब ये हो गया एक सिंपल सा लॉ। अब इसको समझते हैं एक डायग्राम के सहारे। ठीक है, अगर मैं ऐसे समझाऊँ तो आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कि दिमाग से ऊपर से निकल गया। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कॉइल ले रहा हूँ, दिस इज द कॉइल। ओके, ये हो गया हमारा कॉइल। इसके नीचे मैंने लगाया यहाँ पे वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर क्यों लगाए हैं? हमें ताकि पता चले ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, कितना हो रहा है वो हमें पता चलने के लिए हम लोग यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाए हैं। तो ऐसे ही तो ये वोल्ट नहीं आएगा, वोल्ट जनरेट नहीं होगा, तो हमें क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराना होगा। तो उसके लिए मैंने लगाया यहाँ पे मैग्नेट, एक मैग्नेट। दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। तो जब मैं इसको इसके पास ले जाऊंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा, एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेट क्या दे रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे आ रहा है क्या? ईएमएफ। इस सर्किट पे क्या हो रहा है? ईएमएफ। अब इस ईएमएफ का पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस कुछ इस तरह से होगा ताकि ये एक करंट को यहाँ पे डेवलप कर सके। देखो ये सर्किट क्या है? क्लोज सर्किट है, तो इसमें क्या होगा? करंट होगा। अब करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा कि ये करंट इसको मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करेगा। ओके, बात समझ में आया? चलो फिर से बता देता हूँ। ये मैग्नेटिक ये जो मैग्नेट है ये दे रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम लोग नज़दीक ले जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फैराडे फर्स्ट लॉ के अनुसार ईएमएफ जनरेट होगा। ओके, एंड लेंज लॉ कहता है ये जो ईएमएफ है इसका पोलैरिटी कुछ इस तरह से होगा, इसका जो प्लस माइनस कुछ इस तरह से होगा ताकि ये एक करंट प्रोड्यूस करे, एंड ये करंट इसको रोकेगा। ठीक है, पैदा करने वाला कौन? ये किसको पैदा कर रहा है? इसको। ये किसको पैदा कर रहा है? इसको। ये किसको रोक रहा है? इसको। पैदा करने वाले को ही रोक रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा ऐसा। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन कैसे पता चलता है? तो यहाँ पे हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, करंट का फ्लो कुछ इस तरह से होगा। देखो करंट का राइट हैंड मैंने ले लिया, ये थंब, ये चारों उंगलियां, तो चारों उंगलियां क्या दिखाएगा? करंट दिखाएगा, एंड ये क्या दिखाएगा? हमें मैग्नेटिक क्या पोल दिखाएगा, नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल को दिशा करेगा। ठीक है, तो देखो इसमें करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगा, कुछ इस तरह से। देखो ऐसे ये करंट जा रहा है, मतलब इस तरह से फ्लो हो रहा है। ओके, इस तरह से फ्लो हो रहा है ऐसे। तो ये थंब किसको पॉइंट कर रहा है? मेरे को पॉइंट कर रहा है। तो मेरे तरफ क्या होगा? क्या होगा? बोलो। नॉर्थ होगा, इसमें नॉर्थ होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है इसका पोल नॉर्थ पोल ये है, एंड मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल ये है। तो नॉर्थ पोल को क्या करेगा? बाहर की तरफ धक्का देगा। तो हो गया, करंट का डायरेक्शन हमें पता चल गया। अगर करंट का दिशा उल्टी तरफ होता, मतलब ऐसे होता, ऐसे, ठीक है, इस दिशा में होता, अगर इस दिशा में करंट होता तो नॉर्थ पोल किधर रहता? इधर रहता। नॉर्थ पोल इधर रहता, तो ये नॉर्थ पोल इधर हो जाता साउथ पोल, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल को अटैक करता। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर होगा तो फिर एनर्जी का जो कंजर्वेशन लॉ है वो वायलेट हो जाता। क्यों? क्योंकि एनर्जी का एक लिमिट है ना। ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स में एनर्जी का एक लिमिट है। एनर्जी सिर्फ एक दूसरे से चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे इसकी वजह से एनर्जी जनरेट हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ है? एनर्जी जनरेट हुआ है। अगर कोई दूसरी एनर्जी इसको नहीं रोकेगा तो एनर्जी जनरेट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। मतलब एनर्जी का तो एक लिमिट है ना भाई, ये ऐसे होता जाता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारा इनकम, ठीक है, अगर हम लोग हर दिन 50 से 100 रुपये खर्चा करेंगे, मतलब खर्चा करते जाते हैं, तो क्या होगा? एक दिन हमारे पास जितने पैसे हैं सारे ख़त्म हो जाएंगे। मेरे बाप से मुझे जो मिला है वो भी ख़त्म हो जाएगा, मेरे दादा से मुझे जो मिला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब मैं एकदम भिखारी हो जाऊँगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते हैं हम लोग, सिर्फ खर्चा ही करते हैं, तो फिर हमें क्या? हमें भिखारी हो जाना पड़ेगा, हम लोग भिखारी बन जाएंगे। ओके, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है? इनकम करना होता है। खर्चे के साथ साथ इनकम करो भाई। इधर से इनकम करते हैं, इधर से पॉकेट में आ रहा है, इधर से पॉकेट में हम लोग खर्चा कर रहे हैं।
तो ऐसे करके हम लोग बैलेंस में हैं, ठीक है। ये होता है कंजर्वेशन। एनर्जी भी कुछ ऐसा ही होता है, ओके। एनर्जी आपका अनलिमिटेड नहीं है, एनर्जी का एक लिमिट है। एनर्जी हम लोग ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक दूसरे के चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता, ठीक है, अगर करंट इस तरह से फ्लो होता तो वो एनर्जी के कंजर्वेशन लॉ को वायलेट कर देता, उसको वो मानता नहीं, तो फिर साइंस के खिलाफ हो जाता, वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो करंट जो है यहाँ पे कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, ऐसे, ठीक है। जब मेरी उंगलियां कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो करंट जो है ऐसे फ्लो होगा, ताकि इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो इधर हो नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, नॉर्थ पोल क्या करेगा, इसको वो रोकेगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो ये दे रहा है ना। तो देखो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ये ईएमएफ क्या कर रहा है, करंट फ्लो करा रहा है, करंट जनरेट कर रहा है। करंट अगर किसी कंडक्टर में फ्लो होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगा। और स्टेड जिन्हें ये बताया था, अगर किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। बस यही चीज़ है, ओके। तो इसका जो दिशा है, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो क्या होगा, ऑलवेज ऑपोजिट होगा, तभी तो वो उसको रोकेगा ना, ठीक है। तो इसीलिए जो फॉर्मूला था हमें मिला था फैराडेस लॉ से, फैराडे सेकंड लॉ से, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, d∅dt के सामने लगाते हैं माइनस, क्योंकि दिशा जो है वो ऑपोजिट होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे अगर पॉजिटिव होगा तो वो एनर्जी के कंजर्वेशन लॉ को वायलेट कर देगा, ठीक है ना। बस कंसेप्ट समझ में आया, क्या कहता है लेंज लॉ, इससे आगे आपको नहीं जानना है, ओके। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो वह डेफिनेटली इन सभी चीज़ों को आप लोगों को फिर से पढ़ना है बहुत ही डिटेल्स के साथ, ओके। तो वो तब का बात है, अभी फ़िलहाल हम लोग सेकंड सेमेस्टर में हैं। सेकंड सेमेस्टर में जितना चाहिए बस उतना ही करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेंगे। वैसे ही मैं आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर देता रहता हूँ, तो उतना भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ वो थोड़ा सा ज़्यादा करके ही सिखाता हूँ, ओके। उतना भी पूछा नहीं जाता। चलो अभी हम लोग कुछ एप्लीकेशन देख लेंगे फैराडेस लॉ का। मैं सिर्फ बता देता हूँ, मैं लिखूँगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही वैसे ही आपका जो वीडियो का लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सिर्फ मैं बता देता हूँ एप्लीकेशंस में देखो, सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, इसमें फैराडे लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एसी जनरेटर में मैंने आप लोगों को डायग्राम दिखाया था। एसी जनरेटर में क्या होता है, एसी जनरेटर में इस तरफ ऐसे मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल मान लेते हैं, इधर साउथ पोल मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कॉइल को घुमाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कराने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, इंड्यूस ईएमएफ मिलता है, करंट मिलता है यहाँ से, ओके, ठीक है, वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पे फैराडे का लॉ काम पे आता है। एंड देन उसके बाद इंडक्शन कुकर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ के ऊपर डिपेंड करके बना हुआ है। इंडक्शन कुकर आप लोगों ने देखे होंगे, इंडक्शन कुकर जो बिजली से होता है ना, ठीक है। एंड तीसरा जो है बाय इंड्यूसिंग एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो फ्लो मेजर करता है, उसको भी फैराडेस लॉ के प्रिंसिपल के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। एंड देन उसके बाद इलेक्ट्रिक गिटार या फिर इलेक्ट्रिक वायलिन, इलेक्ट्रिक गिटार तो आप लोग देखते होंगे, ठीक है, बैंड पार्टी में ये फिर इलेक्ट्रिक गिटार आते हैं। आप लोगों के कॉलेज तो फिलहाल बंद है तो आप लोग नहीं समझेंगे इसको। जो फेस्ट होते हैं कॉलेज में, एक सोशल आपका एक एनुअल फेस्टिवल होता है, फेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे कॉलेज के थ्रू से कई बैंड को, पॉपुलर बैंड्स को लाया जाता है, तो उनके पास तो इलेक्ट्रिक गिटार्स होगा, ठीक है। या फिर जो इलेक्ट्रिक वायलिन है वो भी आपका फैराडे लॉ के जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ फैराडे लॉ, जहाँ पे फैराडे लॉ का एप्लीकेशन देखा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों क्लास को हम लोग आज यहीं पे रखते हैं। आप लोगों का काम ये है कि फैराडे लॉ को अच्छी तरह से आपको समझना है, याद करना है। फैराडे लॉ डेफिनेटली पूछा जाएगा या फिर लेंज लॉ डेफिनेटली पूछा जाएगा। 99.9% मैं आपको
ये गारंटी देता हूँ। पूछा जाता है, ठीक है, हर बार पूछा जाता है, कई बार बाय मिस्टेक नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ ना कुछ पूछा जाता है फैराड लॉ से। तो ये क्लास जो है 3 से 4 मार्क आपको डेफिनेटली देगा। पूरे क्लास को अब तक आप लोगों ने अगर अच्छी तरह से देखे हैं तो 3 से 4 मार्क आपका पक्का, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इंड्यूस ईएमएफ के बारे में। जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ एंड आपका जो है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये सभी कंसेप्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वो भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, और 3 से 4 क्लासेस आ सकते हैं। तो इसको मैं इसी हफ्ते में कंप्लीट कराऊंगा, मतलब 7 तारीख से पहले कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो मैं ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। आप लोगों का रिक्वेस्ट है तो डेफिनेटली मैं इस रिक्वेस्ट को तो रख सकता हूँ। ओके, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना पढ़ाई बराबर करते रहना एंड एग्ज़ाम्स जो है अच्छी तरह से देना, ठीक है। एग्ज़ाम्स के पहले जितना प्रिपरेशन लेना था ले लिया आप लोगों ने। अब क्या करना है, रिवीजन देके एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। जो कंसेप्ट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट बताया गया है, उन सभी कंसेप्ट को 2 से 3 बार रिवीजन दीजिएगा एंड बाकी कंसेप्ट को नॉर्मली देख के जाइएगा डेफिनेटली, ठीक है। चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।